बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हम पाकिस्तान के आइन को आगे लेके चलेंगे और चैप्टर 2 हमारा कंटिन्यू है और इसकी ये 4th वीडियो है और ओवरऑल हमारा 8 लेक्चर, जिसके अंदर आर्टिकल 70 से 77 हम स्टडी करेंगे आज। और ये किस चीज़ के बारे में, ये इस बारे में है कि मजलिस शूरा में कानूनी और माली बिल जो होता है उसको आप कैसे पास करते हो। तो कानूनी बिल का मतलब है लेजिस्लेटिव बिल, जिसमें कोई किसी चीज़ का कानून बनाया जाए, और माली बिल यानी मनी बिल जो है वो रिलेटेड है फाइनेंशियल यानी पैसों के लिहाज से अगर कोई बिल है तो उसका क्या प्रोसीजर है। सो दो बिल हम डिफरेंट पढ़ेंगे और उनका क्या तरीक़ेकार है, उसकी कैसे कैसे प्रोसीजर है और उसकी कैसे मंजूरी होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, ठीक है, और यानी शामिल बहस करना या लेके आना और उसको फिर पास करना, किस चीज़ को, बिल्स को। यहाँ पर जितने भी बिल्स की बात है इसमें वो सारे के सारे मनी बिल के अलावा की बात है, ठीक है। मनी बिल जो है उसका तरीका डिफरेंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे जो बात कर रहे हैं मनी बिल के अलावा वाले जितने बिल हैं उन बिलों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जी बिल विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर, जो किसी भी मैटर में के बारे में हो। अब कौन सा मैटर है जी, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो मैटर बताया हुआ है। अब ये एक लिस्ट है जो कि आइन के जदूल नंबर 4 यानी 4th स्केड्यूल के अंदर सारे के सारे चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है और वो बताई हुई हैं। अगर तो कोई मैटर उस फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में मौजूद है और वो जितने भी मैटर्स हैं उसमें कोई मनी के बारे में बात नहीं है तो मनी बिल एक अलग है, तो उनको उसको जो है वो ओरिजिनेट किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, अखज़ किया जा सकता है, किस में, इन ईदर हाउस, किसी भी हाउस में। अब ईदर हाउस से मुराद ये है कि सेनेट में भी किया जा सकता है उसका ओरिजिनेट और नेशनल असम्बली, दोनों के अंदर उसका ओरिजिनेट किया जा सकता है। एंड इफ़ इट इज़ पास्ड, और अगर वो पास हो जाए, बाय द हाउस इन विच ओरिजिनेटेड, जिस हाउस में वो ओरिजिनेट हुआ है उसके अंदर वो पास हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर नेशनल असम्बली में ओरिजिनेट हुआ और उसी में ये पास हो गया तो फिर क्या होगा, बी ट्रांसमिटेड, भेज दिया जाएगा किसको, अदर हाउस, दूसरे हाउस को। यानी अगर नेशनल असम्बली में ओरिजिनेट हुआ तो उधर से पास होने के बाद वो किसको भेज दिया जाएगा, वो सेनेट को भेज दिया जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ द बिल इज़ पास्ड विदाउट अमेंडमेंट, किसी चेंजिंग के बगैर इस बिल जगह भी ये बिल क्या हो गया, पास हो गया बाय द अदर हाउस, दूसरा हाउस भी इसको पास कर लेता है, दोनों हाउसेज में बगैर किसी तरमीम के पास हो जाए, तो फिर क्या होगा, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, तो फिर सदर को भेज दिया जाएगा, सदर मुमलिकत को भेज दिया जाएगा फॉर एसेंट, मंजूरी के लिए, और इस तरह करके बिल मंजूर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो ये बिल है जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो मैटर्स हैं उससे रिलेटेड कोई भी बिल है तो वो दोनों हाउसेज में ओरिजिनेट हो सकता है। वो हो सकता चाहे तो नेशनल असम्बली में ओरिजिनेट हो जाए या सेनेट में ओरिजिनेट हो जाए। अगर नेशनल असम्बली में ओरिजिनेट होगा तो नेशनल असम्बली में पास होगा, पास होकर भेज दिया जाएगा किसको, सेनेट को, और सेनेट में भी वो पास होगा, फिर उसके बाद भेज देंगे किसको, प्रेसिडेंट को। अगर लेट्स सपोज कि अगर वो जो है ओरिजिनेट हो जाता है सेनेट में, तो फिर क्या होगा, वो सेनेट में जब ओरिजिनेट होगा तो सेनेट में पास होने के बाद किसको भेज दिया जाएगा, दूसरे हाउस को। दूसरा हाउस कौन सा है, नेशनल असम्बली। तो नेशनल असम्बली जब उसको अप्रूव कर लेगा तो फिर वो भेज दिया जाएगा किसकी तरफ, प्रेसिडेंट की तरफ के भाईजान ये आ गया है बिल, पास होके दोनों हाउसेस पे इसकी मंजूरी अब दे दें, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सिचुएशन ये है कि इफ़ बिल ट्रांसमिटेड टू द हाउस, अगर एक बिल एक जगह पास हो गया, फॉर एग्जांपल नेशनल असम्बली को में पास हो गया है और उसने वो बिल भेज दिया है सेनेट को, फिर क्या होगा, इज पास्ड विद अमेंडमेंट इट शैल बी सेंट बैक टू द हाउस। अगर एक बिल जो है वो नेशनल असम्बली ने भेजा सेनेट में, तो सेनेट ने उसको पास तो कर दिया मगर उसमें थोड़ी बहुत क्या कर दी, चेंजिंग कर दी, थोड़ी बहुत उसने उसके बीच में क्या कर दिया, चेंजिंग कर दिया, तब्दीली कर दिया। तो अब अगर तब्दीली हो जाएगी तो फिर वो तब्दीली तो सेनेट ने पास किया, तो वो तब्दीली जो है दोबारा भेज दी जाएगी किसको, नेशनल असम्बली को। भाई कि आपने एक दफ़ा तो पास कर दिया मगर सेनेट के पास गया तो उन्होंने थोड़ी बहुत इसमें तब्दीली की है, तो ये ज़रा तब्दीली देख लें। तो नेशनल असम्बली वाले को कहेंगे हाँ भाई ठीक है, हमें तब्दीली
जो है वो पसंद आ गई है तो फिर वो उसको अप्रूव करेंगे, तो दोबारा उसको अगेन पास करना पड़ेगा। सो मीन्स क्या है कि अगर बिल एक हाउस ने पास कर दिया तो दूसरे को भेजा, दूसरे ने भी पास कर दिया मगर थोड़ी बहुत तब्दीली कर दी, तो दोबारा जिस हाउस में वो ओरिजिनेट हुआ था उसी हाउस में दोबारा बिल आ जाएगा और उसमें जो अमेंडमेंट होगी उसके मुताबिक वो उसको पास करेगा, फिर वो प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा किस चीज़ के लिए, मंजूरी के लिए। तो सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल नेशनल असम्बली है, उसके अंदर कोई बिल पास हो गया, उसने भेज दिया सेनेट को, तो सेनेट ने उसको क्या किया, देखा, उसने भी पास कर दिया मगर थोड़ी सी बीच में क्या कर दी, तब्दीली कर दी। अब ये तब्दीली के साथ दोबारा आ जाएगा नेशनल असम्बली के पास, तो नेशनल असम्बली इसको क्या कर देगी, दोबारा पास करेगी अगेन, तो फिर ये जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास कि भाईजान ये ले अब आ गया मंजूरी के लिए। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे सेनेट में ओरिजिनेट हुआ और सेनेट से चला गया नेशनल असम्बली के पास पास होके, तो नेशनल असम्बली ने उसमें थोड़ी सी कर दी तब्दीली, तो ये दोबारा किसके पास आ जाएगा, सेनेट के पास, और इस तब्दीली के साथ ये दोबारा अगर पास हो जाता है तो ये फिर भेज दिया जाएगा किसको, प्रेसिडेंट को। तो ये सिंपल सी कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ अ बिल ट्रांसमिटेड टू हाउस अंडर क्लॉज 1 इज रिजेक्टेड, अगर बिल रिजेक्ट हो जाता है या नहीं पास होता विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर ऑफ इट्स लेइंग, जब वो पेश किया गया हाउस में और या भेजा गया किसी हाउस के अंदर क्लाउज 2 में, यानी अमेंडमेंट के साथ अगर भेजा गया, इज़ नॉट पास बाय दैट हाउस विद सच अमेंडमेंट, यानी कि अब दो सिचुएशन है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये है नेशनल असम्बली है, इसने एक पास कर दिया और इसने पास करके भेज दिया किसको, सेनेट को। अब सेनेट ने जब इसको क्या किया, सेनेट अब दो काम करेगा, या तो इसमें वो क्या करेगा, अमेंडमेंट करके पास करके भेज देगा या सिंपली पास कर देगा। तीसरा ये है वो पास ही नहीं करता, वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अगर वो कर दे रिजेक्ट, तो और रिजेक्ट कर दे और 90 दिन हो जाए उसको रिजेक्ट किए हुए या पास नहीं किए हुए, उसको अगर 90 दिन हो गए हैं, तो अब क्या होगा, अब वो उस बिल को जो है वो किस में पेश कर दिया जाएगा, जॉइंट सिटिंग में पेश कर दिया जाएगा। जॉइंट सिटिंग क्या होती है, जॉइंट सिटिंग ये है कि जिसमें नेशनल असम्बली के लोग भी होंगे प्लस सेनेट के लोग इकट्ठे एक ही हाउस में बैठ के दोनों की इकट्ठी वोटिंग होगी और उसमें अगर वो अप्रूव हो जाए तो फिर वो पास कर दिया जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि नेशनल असम्बली ने अगर बिल पास कर दिया और सेनेट ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो फिर मामला चला जाएगा जॉइंट सिटिंग में। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, नेशनल असम्बली ने पास कर दिया, सेनेट ने रिजेक्ट नहीं किया और पास भी नहीं किया। अगर पास भी नहीं किया तो फिर भी मसला किधर चला जाएगा, जॉइंट सिटिंग के पास चला जाएगा। अगर नेशनल असम्बली ने पास कर दिया, सेनेट ने पास किया मगर थोड़ी सी तब्दीली के साथ, और इस तब्दीली को नेशनल असम्बली ने पसंद नहीं किया, तब भी बात आ जाएगी किस पे, जॉइंट सिटिंग। ये तीनों ऐसे मौके होंगे जहां पर बात किसके पास चली जाएगी, तो फिर बात पहुंच जाएगी किसके पास, जॉइंट सिटिंग के पास। तो अब जॉइंट सिटिंग के ऊपर सारा का सारा मामला आ गया है कि वो ये देखेगा कि अब इस बिल को पास होना है कि नहीं होना। अब ये जॉइंट सिटिंग बुलाएगा कौन, वो बुलाएगा जिस हाउस ने उसको ओरिजिनेट किया था, यानी जिसने उसको पास करके भेज दिया और अगले वाले जो है वो नखरे कर रहे हैं। तो अब वो जो हाउस है जिसने उसको बनाया है वो उसको कॉल करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि जॉइंट सिटिंग बुलाई जाए। तो जॉइंट सिटिंग जब आ जाएगी तो उसमें देखा जाएगा कि जो वोट्स ऑफ मेजॉरिटी लोग होंगे, जो ज़्यादा अक्सरियत वाले लोग होंगे, किन लोगों की, वो मेंबर जो उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट होंगे और उन्होंने उस वोटिंग में क्या किया होगा, हिस्सा लिया होगा, तब उसको जो है वो अप्रूव किया जाएगा। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे जॉइंट सिटिंग क्या है, जॉइंट सिटिंग ये है कि फॉर एग्जांपल एक बिल पास नहीं हो रहा, रिजेक्ट हो रहा है, या अमेंडमेंट के बाद रिजेक्ट हो रहा है या पास नहीं हो रहा, तो क्या किया जाएगा, जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी नेशनल असम्बली की और सेनेट की। तो अगर नेशनल असम्बली सेनेट के लेट्स सपोज उस टाइम पर 400 बंदे वहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो 400 बंदों में अगर 201 बंदे वोटिंग करके, वोट में हिस्सा लेके अगर कह दें कि भाई ये जो है हमें ये मंजूर है, तो वो बिल पास हो जाएगा। अगर वो 200 से ज़्यादा लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक हाउस नखरा करेगा तो फिर जॉइंट सिटिंग में मामला चला जाएगा। फोर्थ जो सेक्शन है वो आपके सामने है कि वो ये जितने भी फेडरल लेजिस्लेटिव की लिस्ट की जो है वो पूरी की पूरी लिस्ट जो बातें हम फेडरल बना सकते हैं, ये इसके ऊपर लॉ यानी एक्ट बना सकते हैं या बिल पेश कर सकते हैं, वो फोर्थ जदूल जो है पाकिस्तान के आइन का, उसके में लिखी हुई है बात।
जो आर्टिकल 7 है 71 है ये ओमिट हो चुका है, ये आइन का हिस्सा अब नहीं है, इसको हम इग्नोर करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं अगले आर्टिकल 72 पे। आर्टिकल 72 ये कहता है कि प्रोसीजर एंड जॉइंट सिटिंग का प्रोसीजर क्या होगा, यानी तरीक़ेकार क्या होगा, कैसे जॉइंट सिटिंग जो है वो बैठेगी और ये मामला तय करेगी। तो प्रेसिडेंट और कंसल्टेशन करेगा, राय लेगा किससे, स्पीकर से, स्पीकर किसका होता है, नेशनल असम्बली का, और चेयरमैन से, चेयरमैन किसका होता है, सेनेट का, और वहाँ पर वो रूल्स बनाएंगे कि भाई कैसे इसके प्रोसीजर चलेगा और जॉइंट सिटिंग का प्रोसीजर चलेगा और दोनों हाउस आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो ये इसका रूल्स पहले कौन बनाएगा, तो प्रेसिडेंट बनाएगा और नेशनल असम्बली का स्पीकर बनाएगा और चेयरमैन की कंसल्टेशन से ये बनाए जाएंगे। फिर एट अ जॉइंट सिटिंग स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली जो है वो प्रिजाइड करेगा। अब मतलब मिसाल के तौर पे जॉइंट सिटिंग हो रही है तो चेयरमैन तो कह सकता है कि मैं करूँगा, मगर नहीं, आइन ये कहता है कि जो नेशनल असम्बली का स्पीकर है वो उसको प्रिजाइड करेगा। हाँ, अगर वो एब्सेंट है तो फिर कौन प्रिजाइड करेगा, फिर जो भाई रूल्स बने हैं ना क्लॉज 1 के तहत जो रूल्स बने हैं जो प्रेसिडेंट ने बनाए हैं मशवरे के साथ सेनेट के चेयरमैन और स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली के साथ, उस रूल्स के मुताबिक जो बात लिखी होगी वो बंदा जो है वो क्या करेगा, प्रिजाइड करेगा जॉइंट सिटिंग को। फिर रूल्स जो बनाए हुए हैं क्लॉज 1 में, जो नहीं ये रूल्स बनाएगा, कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ नेशनल असम्बली स्पीकर और चेयरमैन। वो रूल जो है वो पेश किए जाएंगे, लेड बिफोर, सामने रखे जाएंगे, किसके, जॉइंट सिटिंग के। तो जॉइंट सिटिंग के सामने रखे जाएंगे। अगर वो चाहें उसमें कोई चीज़ ऐड करना, कोई चीज़ तब्दील करना, कोई तरमीम करना या कोई और इसमें रिप्लेसमेंट करना, कुछ भी उसमें रद्दो बदल लाना चाह रहा है कोई भी, तो वो जॉइंट सिटिंग ही उस रूल्स में कर सकती है। यानी एक दफ़ा तो रूल बनाने हैं प्रेसिडेंट ने, नेशनल असम्बली के स्पीकर ने और चेयरमैन ऑफ सेनेट ने मशवरे के साथ, उसके बाद जो उसमें अगर कोई तब्दीली लानी है तो वो रूल्स में तब्दीली जॉइंट सिटिंग यानी नेशनल असम्बली और सेनेट खुद लेके आ सकती है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल डिसीजन, जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे किस में, जॉइंट सिटिंग में, शैल बी टेकन बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी, उसको कैसे किया जाएगा, ज़्यादा वोट वालों की बात सुनी जाएगी। कौन से ज़्यादा से लोग, जो प्रेजेंट होंगे और वोट कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे हो सकता है बंदे 200 प्रेजेंट हो मगर वोटिंग सिर्फ 150 कर रहे हो, तो आपने 150 की जो है वो मेजॉरिटी देखनी है। जो उन्होंने 50 बंदों ने वोट नहीं डाला उनको लिफ्ट ही नहीं करानी, उनको कहना है भाईजान आपकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो बंदे जो वोट्स और मेजॉरिटी किसकी लेनी है, जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं, उसकी आपने मेजॉरिटी लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट जी प्रोसीजर टू विद रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। अब आ गया जी मनी बिल। तो पहले वाला कौन सा बिल था, पहले वाले का नाम सिर्फ रखा हुआ था बिल। अच्छा, अब बिल जो था वो उसको हमने कहा था कि ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना हम उनकी बात करें, मगर अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वो बिल की बात करें जिसको हम मनी बिल कहते हैं। अब मनी बिल क्या होता है वो भी हम बात करेंगे, मगर इसके बारे में पहले ये देखते हैं कि आर्टिकल 70 में जो बातें लिखी हैं उसके अलावा, यानी उस बातों को आप भूल जाएं, मनी बिल जो है वो ओरिजिनेट होगा सिर्फ नेशनल असम्बली में, जबकि ये जो बिल था फेडरल लेजिस्लेटिव बिल ये दोनों में हो सकता है। सेनेट वाले भी इसको ओरिजिनेट कर सकते हैं, नेशनल असम्बली वाले भी इसको ओरिजिनेट कर सकते हैं, मगर जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनेट होगा, उसको पेश करेगा, उसको सामने कौन रखेगा, सिर्फ नेशनल असम्बली में रखा जाएगा, सेनेट के अंदर कभी भी वो ओरिजिनेट नहीं हो सकता, पैदा नहीं हो सकता। अभी ये आगे प्रोवाइडेड दैट सिमुलटेनियसली व्हेन अ मनी बिल, जब मनी बिल में कौन कौन सी चीज़ आ सकती है, फाइनेंशियल बिल भी हो सकता है जिसके अंदर एनुअल बजट स्टेटमेंट होती है, जो सालाना बजट होता है, वो भी मनी बिल का एक जुज है, यानी वो मनी बिल कहलाता है। इज प्रेजेंटेड इन द नेशनल असम्बली, जब भी नेशनल असम्बली में पेश किया जाएगा, अ कॉपी ऑफ देयर शैल बी ट्रांसमिटेड टू द सेनेट। तो भाईजान कहा यह जा रहा है कि नेशनल असम्बली के अंदर जब भी मनी बिल ओरिजिनेट होगा, और सेनेट में तो वो हो ही नहीं सकता, तो फिर सेनेट का उसमें कोई किरदार है, तो कह रहे हैं हाँ उसकी कॉपी जो है वो भेज दी जाएगी कि भाईजान ये कॉपी है, इसको ज़रा नज़र मारो, इसको ज़रा पढ़ो। किसको भेज दी जाएगी, सेनेट को। सेनेट को इतनी अहमियत दी जाएगी कि कॉपी भेज दी जाएगी, और फिर सेनेट क्या करेगा, 14 दिन के अंदर अंदर, विद इन 14 डेज,
14 दिन के अंदर अंदर उसके बारे में कोई रिकमेंडेशन दे सकता है, कोई राय दे सकता है, कोई सलाह दे सकता है। किसको? नेशनल असम्बली को। अब क्या सलाह दी जा सकती है नेशनल असम्बली की तरफ से, सेनेट की तरफ से कि भाई ये टैक्स नहीं, यूँ नहीं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ना खर्च करो, ये करो, बस वो राय देगा। अब नेशनल असम्बली क्या करेगी? नेशनल असम्बली के पास दो बातें हैं। अब उसने अपना जो बिल किया है 14 के दिन के बाद सेनेट से रिकमेंडेशंस आ गई हैं। अब नेशनल असम्बली क्या करेगी? वो चाहे तो जो रिकमेंडेशन दी है सेनेट में उनके साथ या चाहे तो उनके बगैर, ठीक है, तो क्या कर सकता है? उन रिकमेंडेशन को नज़रअंदाज भी कर सकता है और उन रिकमेंडेशन के ऊपर अमल भी कर सकता है। उसके बाद वो क्या करेगा? बिल को पास कर देगा। सो अब नेशनल असम्बली ही मनी बिल के अंदर टोटल ओवरऑल सारी चीज़ है। सेनेट उसमें सिर्फ एक राय देने का जो है वो काम करेगा, और राय भी उसकी काबिल कबूल हो भी सकती है अगर नेशनल असम्बली चाहे तो, और नहीं भी हो सकती है अगर नेशनल असम्बली चाहे तो। मनी बिल के ऊपर सेनेट की कोई इतना ख़ास अहमियत नहीं है। फिर ये मनी बिल किसके पास चला जाएगा? ये मनी बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट साहब उसकी क्या दे देंगे? मंजूरी दे देंगे। तो 14 दिन के अंदर अंदर सेनेट ने सिर्फ मशवरा देना है, राय देनी है कि ये मनी बिल है भाई, आप इस तरह करो, इस तरह कर लो, बस। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ये बात आती है, फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर अ बिल अमेंडमेंट शैल बी डीम टू अ मनी बिल। अगर इसमें मनी बिल की बात करें तो वो कब मनी बिल होगा? उसमें अगर ये पॉइंट्स आ जाएं जो A to G पॉइंट्स लिखे हैं, ये अगर सारे पॉइंट्स आ जाएं तो हम उसको क्या बोलेंगे? मनी बिल बोलेंगे। तो सो विच बिल विल बी कॉल्ड एज मनी बिल? तो उसका अब आंसर आ रहा है नंबर A, पहला द इम्पोजिशन, अगर आपने मुसल्लत करना है, अबॉलिशन यानी खात्मा करना है, रिमीशन यानी माफ़ करना है, अल्टरेशन यानी तब्दीली करनी है, रेगुलेशन यानी रूल्स बनाने हैं। किसके बारे में? एनी टैक्स, किसी भी टैक्स के बारे में। तो फिर भी उस ऐसा कोई अगर बिल है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, कोई टैक्स मुसल्लत करने की बात हो रही है, टैक्स के ख़त्म करने की बात हो रही है, टैक्स के माफ़ करने की बात हो रही है, टैक्स में तब्दीली लाने की बात हो रही है, टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बात हो रही है, तो वो चीज़ मनी बिल कहलाएगी। दूसरा, बोरिंग ऑफ द मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी और बाय द फेडरल गवर्नमेंट और अमेंडमेंट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास उसने कहीं से पैसे लेने हैं, बोरो करने हैं, या किसी को ज़मानत देनी है, गारंटी देनी है, या कोई तब्दीली लानी है ऐसी चीज़ से जो गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है, उसके बारे में कोई चेंज करना है लॉ, तो ऐसा लॉ जो इन तीन चीज़ों से रिलेट करता है वो भी मनी बिल कहलाएगा। आगे जी दो लफ्ज़ पहले समझ लें, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। अच्छा, ये दो फंड होते हैं, एक होता है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। तो ये एक हुकूमत के पास दो डिफरेंट किस्म के फंड हैं और ये डिफरेंट दो हैं। तो आप याद रखिएगा ये दो डिफरेंट फंड हैं, और इनका अगली वीडियो जो नेक्स्ट लेक्चर 9 होगा उसमें डिटेल स्टडी करेंगे कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन क्या है। तो ये दो अकाउंट्स क्या चीज़ें हैं। तो बहरहाल अब इसकी पहले फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के कस्टडी के बारे में अगर कोई बात है, अब ये फंड क्या है ये अब मैंने अगली वीडियो में पढ़ना है, बट अभी हम सिंपल ये पढ़ रहे हैं कि अगर उसकी कस्टडी की बात है या उसमें पेमेंट करनी है या उसमें से पेमेंट इशू करनी है, उस रिलेटेड कोई भी अगर लॉ है या कोई भी जो बात है उसकी अगर कोई लॉ बनाना है या कोई बात करनी है तो वो भी मनी बिल कहलाएगी। इसी तरह अगर कोई इम्पोज करना है कोई चार्ज जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में, भाई फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसे हैं वो किधर खर्च होने हैं, या किसी इम्पोजिशन यानी अगर नया मुसल्लत करना है कोई चार्ज किसके ऊपर, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पे, या किसी पहले से बनाए हुए चार्ज के ऊपर क्या करना है, खात्मा करना है, या अल्टरेशन या उसमें कोई तब्दीली करनी है चार्ज के अंदर, तो ऐसा कोई अगर बिल है तो उसको भी क्या बोलोगे, मनी बिल। यानी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से अगर कोई आप चार्ज कहते हैं यानी खर्चा, यानी जहां उसको यूज़ करना है, तो आप कहाँ यूज़ करना चाह रहे हो, उसका कोई ऑलरेडी नया लेके आना चाहते हैं या ऑलरेडी कोई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं या कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो ये भी जो दो बातें हो गई फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड कि भाई ये इन चीज़ों का भी जो बिल होगा वो मनी बिल कहलाएगा। फिर द रेसिपेंट ऑफ मनी, अगर भाई कोई लेन देन है मनी का या आन जान है मनी की या उसके कस्टडी की या उसके इशू की, किसके,
पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन, ये मैंने आपको बताया दूसरा एक किस्म का अकाउंट है जो हुकूमत के पास होता है, उसके भी अगर इस तरह की कोई चीज़ है, उसका भी कोई लाभ वगैरह, तो वो भी आप जब पढ़ोगे तो वो भी जब आप उसके ऊपर भी कोई लाभ बनाओगे तो वो भी क्या होगा, मनी बिल होगा, जिसको पास किया जाएगा पीछे बताया हुआ तरीके से। ऑडिट, अगर आपने एहतसाब करना है, ऑडिट करना है कोई भी अकाउंट जो फेडरल गवर्नमेंट्स के हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं, उसका भी अगर कोई बिल वगैरह पास करना है तो वो भी क्या कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा। या कोई ऐसी चीज़ जो इन सारे मामलात से इंसिडेंटल यानी मिलती जुलती हो, और जितने भी मैटर ऊपर बताए गए हैं, मैटर स्पेसिफाई किए गए हैं इसी पैराग्राफ में, यानी ABCDEF के अंदर, अगर उनसे कोई चीज़ थोड़ी सी इंसिडेंट रखती है, कोई मिलती जुलती है, तो तब भी वो क्या कहलाएगा, मनी बिल के अंदर आएंगी। ये तो बातें होंगी जो मनी बिल में लाजमी होंगी। तो कौन सी चीज़ें मनी बिल में बिल्कुल नहीं होंगी, तो वो देख लेते हैं। नॉट बी डीम्ड टू बी मनी बिल, वो मनी बिल का हिस्सा नहीं होंगी। तो वो कौन सी हैं जी, अगर कोई आपने इम्पोज करना है, मुसल्लत करना है या तब्दीली करनी है, किसके बारे में, किसी फाइन, जुर्माने के बारे में, तो जुर्माने का जो ला है वो मनी बिल के अंदर नहीं आएगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई लाइसेंस के बगैर चला रहा है तो कितना रुपया जुर्माना होगा, तो ये वाली चीज़ जो है वो मनी बिल के अंदर नहीं आएगी। या कोई पेक्यूनरी पेनल्टी है, पेनल्टी मतलब सज़ा होती है, और पेक्यूनरी मतलब माली सज़ा, तो माली सज़ा यानी पैसों से रिलेटेड अगर कोई सज़ा है तो वो भी वो भी अगर आपने कोई मुसल्लत करनी है, चेंज करनी है, या फिर कोई डिमांड ऑफ पेमेंट है अबाउट द लाइसेंस फ़ी, किसी लाइसेंस की कोई फ़ीस है या फ़ीस या चार्ज है किसी सर्विस का, यानी कोई खिदमात का, यानी कोई सर्विस दे रही है हुकूमत, उसकी खिदमात के लिए अगर उसने कोई फ़ीस वगैरह रखी हुई है, इन तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें मनी बिल के अंदर नहीं आती। उसने सीधा सीधा बता दिया भाई कि मनी बिल के अंदर ये जुर्माने के पैसे हो गए, ये फ़ाइन्स वगैरह के पैसे हो गए, ये लाइसेंस फ़ी के पैसे कितने होने चाहिए, इस तरह की, और ये मिसाल के तौर पे सर्विसेज जो होता है हुकूमत लेती है, हल्की फुल्की खर्चे लेती है, 100-200 रुपये जो होता है, इसके जो फ़ीस वगैरह चीज़ें हैं, ये चीज़ें भाई आपके मनी बिल नहीं कहलाएंगी, इसको फेडरल लेजिस्लेटिव बिल के अंदर ही आएंगी। नेक्स्ट इज़ बी पार्ट के, अगर कोई आपने टैक्स इम्पोज करना है या खात्मा करना है या माफ़ करना है या तब्दील करना है या रेगुलेट करना है, जो कि जिसके अंडर आता है, लोकल पर्पस के लिए आता है, लोकल अथॉरिटी के पास आता है, यानी यूनियन काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके अंडर आता है, तो वो भी भाई आपके इख्तियार में नहीं है, उसको भी आप मनी बिल कंसिडर नहीं करोगे, वो भी फेडरल लेजिस्लेटिव बिल होगा। वो दोनों जगह प्रूव होगा, सेनेट में भी होगा और ये इसमें भी होगा, नेशनल असम्बली में भी होगा। मगर अगर मनी बिल है तो वो सिर्फ नेशनल असम्बली में होगा, इसके ऊपर डिटेल बात हो चुकी है। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइज, अगर कहीं सवाल पैदा हो जाता है, क्या सवाल पैदा हो सकता है कि भाई हमारा जो बिल है वो मनी बिल है भी या नहीं है, तो इसका फैसला कौन करेगा, तो इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला हमारा स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली करेगा। उसके पास इख्तियार है, उसके पास है कि बस ये मनी बिल है तो है, ये मनी बिल नहीं है तो नहीं है, तो वो ये उसका जो फाइनल, उसकी जो बात होगी वो फाइनल होगी। फिर हर मनी बिल जब भी प्रेजेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट को, जब वो पास हो जाएगा मंजूरी के लिए, तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट लगा होगा एंड द हैंड ऑफ द स्पीकर, जिसमें जो स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली के हाथ से लिखा होगा, और वो इस बात की सर्टिफिकेट देगा कि ये मनी बिल है। यानी कि जो आम बिल हैं वो तो और नॉर्मली चले जाएंगे, जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट वाले बिल, मगर मनी बिल के बिल जब जाएगा प्रेसिडेंट को, तो उस बिल के साथ एक सर्टिफिकेट लगा होगा, और सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा किसने होगा, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली में लिखा होगा, और वो इस बात की तस्दीक करेगा कि भाई ये जो बिल है ये जो है वो मनी बिल है, और वो सारे के सारी बातें जो उतनी भी होंगी उस पर्पस के लिए मनी बिल में होगी, और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता कि भाई ये मनी बिल कैसे हो सकता है, ये तो इसमें यूँ बात नहीं है, उसके ऊपर भाई कोई सवाल नहीं। जो आखिरी अल्फाज होंगे, जो फाइनल वर्ड्स होंगे, वो नेशनल स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली के जो स्पीकर हैं उसके पास होंगे। फिर जी कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका कंसेंट यानी इत्तफाक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल मेजर के लिए। अब क्या है, अगर कोई मनी बिल या कोई अमेंडमेंट जो लागू होने जा रही हो या ऑपरेशन में आ जाए, जो किस मामले में हो, जिसमें खर्चे की बात हो, कहाँ से, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, या पैसे निकालने की बात हो किससे, पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन से, या
कोई ऐसी चीज़ हो जो असर डाले पाकिस्तान की कॉइनेज और करेंसी के ऊपर, या पाकिस्तान के आइन के ऊपर, या फंक्शन किस चीज़ के, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बैंक के ऊपर, शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस, नहीं पेश किया जा सकता किस में, मजलिस शूरा के अंदर, एक्सेप्ट जब तक के जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर इत्तफाक ना कर ले, उनकी मर्जी जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि अगर कुछ ये जो मोटे मोटे जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पॉइंट्स के अंदर ये कुछ बातें ऐसे लिखी हैं जो डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक रखती हैं। एक तो भाई फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जो खर्चा हो गया उसका अगर एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, या विदड्रॉ की बात हो रही है पब्लिक अकाउंट्स की, या ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान की करेंसी को, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को और फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक को मुतासिर करे, इस तरह का कोई भी अगर बिल जो है वो पास करना है तो उसमें वक्त, हुकूमत वक्त जो होगी, जो फेडरल गवर्नमेंट होगी, जो प्राइम मिनिस्टर होगी, जो काबीना होगी, उसकी मशावरत, उसकी कंसेंट, उनकी मर्जी, उसका इत्तफाक ज़रूरी है, उसके बगैर आप बिल पास ही नहीं कर सकते। ये हमारा आर्टिकल 74 है। नेक्स्ट ये आर्टिकल 75 है, ये कहता है कि प्रेसिडेंट का जो मंजूरी है वो बिल की कैसे करेगा। तो प्रेसिडेंट जो है उसके पास जब बिल आएगा तो 10 दिन उसके पास होंगे, तो 10 दिन के अंदर वो पहला काम तो ये करेगा कि सीधा सीधा मंजूर कर देगा कि ये लो भाई ये बिल है, मंजूर हो गया, जाओ। ठीक है, अगर वो बिल मंजूर नहीं करता तो फिर वो क्या कर सकता है, दो काम कर सकता है। एक तो ये करेगा कि बिल को रिटर्न कर देगा, वापस भेज देगा, और उस पर मैसेज लिखा जाए, मैसेज देगा कि भाई रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये जो बिल है ना ये मुझे पसंद नहीं आया, और इसमें ये कोई ख़ास जो प्रोविज़न है, ये ख़ास जो चीज़ है, ये मुझे जो बात नहीं है, यानी सिंपल कह देगा कि इसको रिकन्सिडर करो, ज़रा इसके ऊपर नज़र मारो, मुझे पसंद नहीं आया। या उसमें कोई स्पेसिफाइड प्रोविज़न का बता देगा कि भाई ये प्रोविज़न है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये मुझे पसंद नहीं आया, या कोई अमेंडमेंट जो हुई है, तरमीम हुई है, वो मुझे पसंद नहीं आई, तो इसके अंदर जो है वो तब्दीली करो, और उसकी रिकन्सिडरेशन के लिए वो बिल जो है वो दोबारा भेज दिया जाएगा हाउस के अंदर। अब जो हाउस है वो इकट्ठा हो जाएगा, जब प्रेसिडेंट से रिटर्न आ जाए कोई बिल, तो वो बिल जो है वो फिर कहाँ जाएगा, वो रिकन्सिडर होगा किसके अंदर, मजलिस शूरा की ज्वाइंट सिटिंग के अंदर। अब जी ज्वाइंट सिटिंग आ जाएगी, और ज्वाइंट सिटिंग जो है वो देखेगी कि अब बिल जो है वो पास करना है कि नहीं करना। अब उसको वो पास कर देगी। कैसे पास करेगी, वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी के साथ। अब अगर तो वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी किसके, जो प्रेजेंट होंगे और जो वोट कर रहे होंगे उनकी वोट्स ऑफ मेजॉरिटी, ज्वाइंट सिटिंग के दोनों हाउसेस के। अब उनकी मर्जी है, वो चाहे तो विद या विदाउट अमेंडमेंट पास कर लें, यानी चाहें तो सदर मुमलिकत की दी हुई जो बातें हैं उनको कंसीडर करें, चाहे ना चाहें तो ना करें। यानी उनकी अब उनके ऊपर जो सदर की जो है ना वो रिकन्सिडरेशन की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ इतनी है कि भाईजान देख लो यार ये पसंद नहीं आया, इसको देख लो ये अच्छा है कि नहीं है। अगर वो असम्बली चाहे उन अमेंडमेंट्स को ओके कर दे या नहीं, तो फिर वो ज्वाइंट सिटिंग के अंदर जो प्रेजेंस होगी वो उसकी वोटिंग के ज़रिए उसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। और अब जब वो पास हो जाएगा बोथ हाउसेस से, तो अब वो दोबारा किसके पास आएगा, सदर के पास आएगा, और सदर उसको जो है वो मंजूर कर देगा 10 दिन के अंदर अंदर दोबारा। अगर अब वो नहीं करता 10 दिन के अंदर जो है, पहले उसके पास आया, उसने कह दिया यार इसको रिकन्सिडर करो, तो अब नेशनल असम्बली और सेनेट का ज्वाइंट सिटिंग हुई है, उन्होंने दोबारा पास करके जो है वो सदर के पास आ गया। सदर के पास अब 10 दिन है, सदर ने उसको मंजूर करना है, मंजूर कर लेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो खुद ब खुद 10 दिन के अंदर मंजूर हो जाएगा। कहता है कि फेलिंग विच सच एसेंट शैल बी डीम टू हैव बीन गिवन। अगर प्रेसिडेंट फेल हो जाए इस काम में करने तो समझो कि मंजूरी हो गई, साइन हो गया, साइन किए नहीं प्रेसिडेंट ने, बस हो गए। सो प्रेसिडेंट के यहाँ पे इख्तियारात बहुत कम है लेजिस्लेशन के लिहाज से, कि वो सिर्फ रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है, और ज्वाइंट सिटिंग के अंदर वो रिकन्सिडरेशन अगर हो जाए तो ठीक, नहीं भी होती वो तो लॉ बनने के लिए दोबारा प्रेसिडेंट के पास आएगा। प्रेसिडेंट 10 दिनों के अंदर साइन कर दे तो ठीक है, नहीं करे तो वो लॉ बन जाएगा। व्हेन द प्रेसिडेंट हैज असेंटेड, अगर प्रेसिडेंट ने मंजूरी दी और डीम टू हैव असेंटेड, यानी मंजूरी के बगैर ही अगर मंजूर हो गया है बिल, यानी 10 दिन के अंदर उसने साइन नहीं किया तो वो बिल मंजूर हो गया, इट बिकेम अ लॉ, तब ये बिल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, लॉ में। वो फिर कानून बन जाएगा इस मुल्क का, वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। और उसको लिए लफ्ज़ का यूज़ होगा एक्ट ऑफ,
मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट, उसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा उस लॉ को हम कहेंगे कि ये क्या है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट ऑफ मजलिस शूरा है। सो नो एक्ट, कोई भी एक्ट जो ऐसा जो मजलिस शूरा और नो प्रोविजन इन सच एनी एक्ट शैल बी इनवैलिड, उसको इनवैलिड जो है वो करार नहीं दिया जा सकता। कोई भी एक्ट जो पास हुआ है उसको इनवैलिड नहीं किया जा सकता बाय रीजन ओनली दैट सम रिकमेंडेशन, प्रीवियस सैंक्शन और कंसेंट रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई हक दिया है कि आप इस लॉ के अंदर कोई रिकमेंडेशंस ला सकते हो या कोई कंसेंट रिक्वायर है, हाँ वो तो है तो ठीक है, अगर नहीं है उसके बगैर है तो ये जो लॉ बना है इसको आप इनवैलिड करार नहीं दे सकते। आर्टिकल 76 कि बिल को साकित यानी कि ख़त्म जो है वो नहीं किया जा सकता ऑन प्रोरोगेशन, यानी अगर कोई बिल जो है वो पेश किया हुआ है तो किसी वजह से उस बिल को लैप्स जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता, एक कंडीशन में ख़त्म हो सकता है, वो देखते हैं। अब बिल पेंडिंग, अगर कोई बिल पेंडिंग है इन ईदर हाउस शैल नॉट लैप्स बाय रीज़न ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, यानी अगर किसी हाउस की जो वो एडजर्न कर दिया गया, कोई हाउस क्या कर दिया गया, एडजर्न कर दिया गया यानी मुलतवी कर दिया गया है, तो आप उसकी उस बिना के ऊपर ये नहीं कह सकते कि ये जो बिल है जो चल रहा है वो खात्मा हो गया उसका, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल देखें कि अगर नेशनल असम्बली में एक बिल है वो वहाँ से पास हो गया या पास हो रहा था या सेनेट में चला गया और वहाँ पे अभी डिस्कशन हो रही थी और सेनेट का इजलास क्या हो गया है, बर्खास्त हो गया है, एडजर्न हो गया, मुलतवी हो गया, कुछ दिनों के बाद दोबारा स्टार्ट होगा, तो इसकी वजह से उस बिल पे असर नहीं पड़ेगा। जब वो दोबारा सेनेट स्टार्ट होगा तो बिल दोबारा उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो वैसे ही जो है वो चलना शुरू हो जाएगी डिस्कशन, सिंपल। अब बिल पेंडिंग इन द सेनेट, अगर बिल जो है वो पेंडिंग है सेनेट में और अभी तक पास नहीं हुआ नेशनल असम्बली में और नेशनल असम्बली जो है वो डिसॉल्व कर जाती है। नेशनल असम्बली डिसॉल्व कब करती है, जब उसकी मुद्दत जो है वो 5 साल की क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, या जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो खुद असम्बली को क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। तो अगर बिल पेंडिंग हो सेनेट में और नेशनल असम्बली में अभी तक वो पास नहीं हुआ और नेशनल असम्बली डिसॉल्व हो गया, तो क्या इस जो ये बिल चल रहा है तो ये जारी रहेगा? यस, तो ये बिल जारी रहेगा। सो सिंपल सी बात है, अगर बिल सेनेट के अंदर है और नेशनल असम्बली के अंदर अभी आया भी नहीं और पास भी नहीं हुआ, नॉट पास्ड इन नेशनल असम्बली, तो नेशनल असम्बली क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो अभी इसकी वजह से बिल जो है वो यहाँ पर चलता रहेगा। जब इलेक्शन हो जाएंगे, नई आ जाएगी असम्बली, तो फिर नई नेशनल असम्बली आएगी, तो फिर वहाँ से बिल जो पास हो गया या नेशनल असम्बली में आया पास हुआ तो वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो उसकी वजह से सेनेट वाला जो बिल जो अगर पास हुआ भी हुआ है तो वो वहाँ पर रुकेगा नहीं, उसका खात्मा नहीं होगा। जब नेशनल असम्बली नई आ जाएगी तब वो उसको देख लेगी। लास्ट है जी, अ बिल पेंडिंग इन द नेशनल असम्बली, अगर कोई बिल पेंडिंग था नेशनल असम्बली में और बिल विच हैविंग बीन पास्ड बाय द नेशनल असम्बली, और बिल नेशनल असम्बली में पास भी हो गया और चला गया सेनेट में और सेनेट में अभी तक पेंडिंग है, पास नहीं हुआ, मंजूर नहीं हुआ, शैल लैप्स, ये ख़त्म हो जाएगा। भाई कब हो जाएगा ख़त्म? जब डिसॉल्व हो जाएगी नेशनल असम्बली के डिसॉल्व होने पे ख़त्म हो जाएगा। यानी सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मिसाल के तौर पर नेशनल असम्बली के अंदर कोई बिल है और वो अभी जारी है, सेनेट के पास तो गया ही नहीं है, ठीक है, अभी तक सेनेट के पास गया ही नहीं है, उधर ही जारी है, या नेशनल असम्बली के पास बिल है और उसने पास कर दिया है और दोबारा किसके पास चला गया है, सेनेट के पास चला गया और उधर पेंडिंग है, उधर अभी तक ये चल रहा है, ऑन गोइंग है, ठीक है। तो अब 2 कंडीशंस होंगी, पहला नेशनल असम्बली में ओरिजिनेट हो रहा है और वहाँ पर पेंडिंग है, या नेशनल असम्बली में पास हो गया, सेनेट में पेंडिंग है और इस दौरान जो है वो नेशनल असम्बली जो है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो ये बिल जहाँ भी है, यहाँ पे है तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे सेनेट में है तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ये आगे पास नहीं हो सकता, ये आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसके ना पास कर सकते हैं ना कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल देखें, अगर एक पार्टी की हुकूमत है, लेट्स सपोज के पीटीआई की हुकूमत है, तो पीटीआई के जो एमएनएज हैं उन्होंने एक बिल पेंडिंग रखा हुआ है या वो बिल पास कर दिया। अब अगली हुकूमत जो आती है वो नून लीग की आती है, किसी और पार्टी की आती है, पीपल पार्टी की आती है, तो वो क्या करेगी, वो एक नया
उस पुराने वाले जो होगा बिल उसके साथ उसका ताल्लुक नहीं होगा। वो तो हमेशा यही चाहेंगे कि हमारा क्या हो, न्यू बिल हो। तो इसलिए हमेशा अगर नेशनल असम्बली के अंदर कोई बिल पेंडिंग हो या नेशनल असम्बली पास कर दिया, सेनेट में पेंडिंग हो और इस दौरान नेशनल असम्बली डिसॉल्व कर जाए तो वो बिल भी ख़त्म हो जाएगा, वो बिल भी ना पास हो सकेगा ना वो कंटिन्यू हो सकेगा, वो वहीं लैप्स कर जाएगा, ख़त्म कर जाएगा। नो टैक्स शैल बी लेविड, कोई भी टैक्स जो है वो ऐसा नहीं लगाया जाएगा जो फेडरेशन से ताल्लुक़ रखता हो जब तक कि उसकी किसी लॉ के अंदर अथॉरिटी ना आ जाए, यानी कोई कानून जो है उसके टैक्स के बारे में ना बन जाए तो इसके ऊपर कोई टैक्स आप लगा ही नहीं सकते पाकिस्तान के फेडरेशन के अंदर। जी अब हम जल्दी से इसकी आउटलाइन में रिव्यू कर लेते हैं। तो सिंपल से पॉइंट है, और अगर बिल एक हाउस में ओरिजिनेट हुआ है दूसरे हाउस में भेजा जाएगा और अगर वहाँ भी पास हो गया तो फिर प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट उसको क्या कर देगा, मंजूर कर देगा। अगर कोई एक बंदा जो है उसमें अमेंडमेंट डाल दे एक हाउस, तो वो दोबारा वापस भेज दिया जाएगा दूसरे हाउस में कि इसको भाई अमेंडमेंट करो, और फिर पास होकर किसके पास आएगा, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको फिर क्या करेगा, असेंटेड यानी कि मंजूरी देगा। अगर कोई बिल जो है वो क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है और वो पास नहीं होता 90 डेज़ के अंदर, 90 दिन के अंदर, तो फिर उस बिल को किस में पेश किया जाएगा, जॉइंट सिटिंग में। जॉइंट सिटिंग में वो पास होकर किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास जाके वो क्या होगा, बिल मंजूर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जी, जॉइंट सिटिंग के रूल्स क्या हैं? तो जॉइंट सिटिंग के रूल्स कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा, मगर मशवरा लेगा किससे, स्पीकर से और चेयरमैन से। स्पीकर जो है वो हमेशा जॉइंट सिटिंग को करेगा, स्पीकर अगर एब्सेंट है तो फिर जो रूल्स बनाए हैं उसके मुताबिक फैसला होगा। रूल्स जो है वो आप चेंज जॉइंट सिटिंग के सामने रूल्स रखेंगे तो जॉइंट सिटिंग उस रूल्स को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। और जॉइंट सिटिंग के अंदर जो भी फैसला होगा वो मेजॉरिटी वोट से होगा। तो ये 4 पॉइंट्स इसके अंदर थे। प्रोसीजर और रिस्पेक्ट टू मनी बिल, तो मनी बिल जो है वो एक बात तो ये है कि हमेशा जो है ओरिजिनेट किस में होगा, नेशनल असम्बली में। सेनेट सिर्फ उसमें क्या कर सकेगी, राय दे सकेगी। नेशनल असम्बली का दिल चाहे तो पास कर दे और भेज दे किसको, प्रेसिडेंट को, और जो नेशनल सेनेट की रिकमेंडेशन है उसको वो चाहे तो कबूल कर ले, ना चाहे तो ना करे। मनी बिल जो होगा वो कौन बताएगा कि ये मनी बिल है या नहीं है, उसके कुछ पॉइंट्स तो थे, मगर फाइनल जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, स्पीकर करेगा। और जितनी भी फाइनेंशियल मेजर्स के रिलेटेड बात होगी उसमें जो गवर्नमेंट होगी, उस टाइम की हुकूमत होगी, उससे मशवरा लेके जो है, उससे कंसेंट लेके उनकी मर्ज़ी के साथ जो है ऐसा बिल पास किया जाएगा जो फाइनेंशियल मेजर से रिलेटेड होगा। इफ़ प्रेसिडेंट से अप्रूव तो वो लॉ बन जाएगा। अगर प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करता बिल तो वो दोबारा पार्लियामेंट को भेजा जाएगा, फिर जॉइंट सिटिंग अप्रूव करेगी और अगेन प्रेसिडेंट के पास आएगा। तो 10 दिन के अंदर अंदर अगर अप्रूव कर दे तो ठीक, अगर अप्रूव नहीं करते तो खुद ब खुद वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। बिल अगर कोई अंडर डिस्कशन है और असम्बली जो है वो एडजर्न्ड हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है, तो उससे बिल जो है वो सीज़ नहीं होगा। अगर सेनेट के अंदर कोई बिल डिस्कस हो रहा है और नेशनल असम्बली में अभी तक पास नहीं हुआ और नेशनल असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, फिर भी बिल सीज़ नहीं होगा। अगर नेशनल असम्बली के अंदर कोई बिल पास हो गया है या उसमें अंडर डिस्कशन है और सेनेट में अंडर डिस्कशन है और नेशनल असम्बली इसके अंदर एडजर्न नहीं, इसके अंदर अगर नेशनल असम्बली क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर बिल जो है वो सीज़ कर जाएगा। लास्ट ये है कि कोई भी टैक्स जो है वो आप नहीं लगा सकते जब तक को उसके ऊपर लॉ ना बन जाए, यानी कि मजलिस शूरा कोई एक्ट ना दे दे। सो ये था आज का लेक्चर, एंड में रिवीजन भी हो गई है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। मज़ीद लेक्चर्स पूरे जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स हैं वो यहाँ मिल जाएंगे, एंड नेक्स्ट क्लास आपको यहाँ मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।